हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम फिर अपने चैनल यानी कि प्रजापति सर में हाजिर हैं। आज हम लोग क्लास 11 रसायन विज्ञान में अध्याय परमाणु की संरचना का पार्ट 3 देखेंगे। इसके पहले हम 2 पार्ट पढ़े हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 3 पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। इसके पहले वाले वीडियो में थॉमसन और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर का हेडिंग लिखेंगे, बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल, या इसको इनका पूरा नाम था नील्स बोर। इसे नील्स बोर का परमाणु मॉडल भी कहते हैं। नोट करेंगे, नील्स बोहर। नील्स बोहर, नील्स बोहर्स कहते हैं। नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल लिख लेंगे इंग्लिश में, नील्स बोहर्स एटॉमिक मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है, देखिए यह मॉडल विशेष रूप से प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है माना जाता है। एक वैज्ञानिक थे प्लैंक, जिन्होंने क्वांटम सिद्धांत दिया था कुछ। तो यह जो नील्स बोर का परमाणु मॉडल है मुख्य रूप से प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। लिखेंगे यह मॉडल, उसमें लिखेंगे यह मॉडल प्लैंक के, प्लैंक एक वैज्ञानिक हैं, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत। यह मॉडल प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। सिद्धांत पर आधारित है लिखेंगे यहाँ पे, आप लोग लिखते रहिए सिद्धांत पर आधारित है, आधारित है। इसका प्रतिपादन सन 1913 ईस्वी में, इसका प्रतिपादन सन 1913 ईस्वी में नील्स बोर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया था। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। नील्स बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, यह मॉडल रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उसको, बहुत सारी कमियों को दूर किया। लिखेंगे यह मॉडल रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर किया। आगे लिखेंगे इस मॉडल की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं, या इसकी प्रमुख परिकल्पनाएं निम्नलिखित हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। देखिए हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं, आप लोग नोट करते रहिए जल्दी जल्दी। ठीक है, इसकी प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं। इस मॉडल की पहली बात क्या थी? देखिए, इस मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है वह नाभिक के बाहर चारों तरफ कुछ कक्षाएं होती हैं, उसमें चक्कर लगाते हैं। कुछ अचर कक्षाओं में यानी स्टेशनरी कक्षाएं होती हैं, उनमें चक्कर लगाते हैं। पहली बात लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर। लिखेंगे इलेक्ट्रॉन, इस सिद्धांत की प्रमुख बातें हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। अस्थायी कक्षाओं को अंडरलाइन कर लेंगे। इलेक्ट्रॉन नाभिक के
चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और इन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। इंग्लिश में स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। स्टेशनरी ऑर्बिट्स इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। आगे लिखेंगे, नाभिक के बाहर अनेक कक्षाएं होती हैं। नाभिक के बाहर अनेक अस्थायी कक्षाएं होती हैं। लिखेंगे नाभिक के बाहर, ये दूसरी बात है, नाभिक के बाहर अनेक अस्थायी कक्षाएं होती हैं। नाभिक के बाहर अनेक अस्थायी कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन, लिखेंगे परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जल्दी नोट करिए, चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग, चक्कर लगाते हैं जिनमें उसका कोणीय संवेग, जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणित अनुपात होता है। गुणित अनुपात h/2 पाई का गुणित अनुपात होता है। h/2 पाई एक संबंध है, यह जहाँ h प्लांक नियतांक है, यहाँ लिख लेंगे जहाँ h, जिसको प्लांक ने दिया था, जहाँ h प्लांक नियतांक है, जहाँ h प्लांक नियतांक है। आगे नोट करेंगे, इसको हम मिटा रहे हैं। ये दो बातें हो गई, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कुछ विशेष कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, उन कक्षाओं को अस्थायी कक्षाएं कहते हैं। दूसरी बात है इस सिद्धांत की, नाभिक के बाहर अनेक अस्थायी कक्षाएं होती हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई का गुणित अनुपात होता है, जहाँ h प्लांक नियतांक है। आगे देखेंगे मानायम द्रव्यमान का, आगे इसी के नीचे लिखना आप लोगों को। आगे एक फिगर बना लीजिए, उसके बाद लिखिए, इस तरह फिगर बना लीजिए। कोई यम द्रव्यमान है, यहाँ पे क्या है, नाभिक है, ये इलेक्ट्रॉन है कोई आपका, ये नाभिक है, न्यूक्लियस, ये परमाणु की संरचना है, परमाणु मान लीजिए, परमाणु के केंद्र में क्या होता है, उसका नाभिक। इसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं, इलेक्ट्रॉन उसमें क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, इसकी केंद्र से दूरी r है मान लीजिए, और यह v वेग से क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है किसी नाभिक के चारों तरफ। तो ये लिखना है, देखिए यदि यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन, उसी के नीचे लिखते जाएगा, यदि यम द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन v वेग से नाभिक से r त्रिज्या की दूरी पर चक्कर लगा रहा है, तो उसका कोणीय संवेग, उसका कोणीय संवेग हो जाएगा mv r =
h/2 यानी h/2 लिख लीजिए। यह कोणीय संवेग निकालने का सूत्र है, यानी h/2। जहाँ m द्रव्यमान v वेग r त्रिज्या है, n क्या है? संख्या है। n अस्थायी कक्षाओं की क्रम संख्या है, लिख लेंगे। जहाँ n अस्थायी कक्षाओं की संख्या, बताया ना नाभिक के पास बहुत सारी अस्थायी कक्षाएं होती हैं, उसी की संख्या है। n अस्थायी कक्षाओं की संख्या है। n का मान 1 2 3 4 डॉट 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 हो सकता है, ठीक है। लिख लीजिए n = 1 2 3 4 डॉट डॉट। जैसे नाभिक के बाहर जो कक्षा रहेगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पाँचवीं, इस तरह कक्षाएँ बढ़ती जाएंगी, यही बताया गया। और h प्लांक नियतांक है, h को बताया ना अभी, प्लांक नियतांक है। h प्लांक नियतांक है, नोट कर लेंगे। h प्लांक नियतांक है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इस सिद्धांत की, तीसरा पॉइंट, प्रत्येक अस्थायी कक्षा की, नोट करेंगे, प्रत्येक अस्थायी कक्षा की या कक्षाओं की, प्रत्येक अस्थायी कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है, एक निश्चित ऊर्जा होती है। इसलिए जल्दी से नोट करेंगे, इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल भी कहते हैं, नोट कर लेंगे आगे। इसलिए इन कक्षाओं को ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। ठीक है, एक बात और समझ लीजिए, जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाती है, या जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी किसी परमाणु में, उस तरह कक्षाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है, ठीक है। मान लीजिए किसी परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी एक कक्षा की संख्या कम होगी, किसी में 2 4 10 12 15 20 बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जाएगी उस तरह कक्षाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, जैसे स्कूल में, अभी कोई स्कूल है जैसे 5 तक चल रहा है, ठीक है, अभी उसमें 12 तक बच्चे आ जाएंगे, तो जब बच्चों की संख्या बढ़े तो कक्षाओं की संख्या भी क्या हो रही, बढ़ रही। पहले 5 तक था तो 5 क्लास था, फिर 6 7 8 9 10 11 12, कक्षाओं की संख्या बढ़ गई कि नहीं। उसी तरह जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी परमाणु में बढ़ेगी तो कक्षाओं की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अगला पॉइंट नोट करेंगे इस सिद्धांत का, अगला बिंदु, अगला पॉइंट नोट करेंगे, ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग उसी में। अगला पॉइंट नोट करेंगे, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है या प्रवेश करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूदता है, या इसको लिख सकते हैं प्रवेश करता है, तो दोनों ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा ई होता है। यानी जो उनमें ऊर्जा परिवर्तन होता है उसको हम डेल्टा ई से लिखते हैं। तो दोनों ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा ई होता है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझ लीजिए, जब कोई परमाणु, मान लीजिए न्यूक्लियस है, इसके बाहर बहुत सारे कक्षाएं, इस तरह कक्षाएं, तो जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षाओं से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं में प्रवेश करता है, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में था, मतलब इसकी ऊर्जा कम है या छोटी कक्षा में था, वह बड़ी कक्षा में जब प्रवेश करता है
तो वह ऊर्जा को अवशोषित करता है, मतलब इसको ऊर्जा चाहिए तब यह नीचे से वाली कक्षा से बड़ी वाली कक्षा में जाएगा। ठीक है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर यानी बड़ी कक्षा से छोटी कक्षा में आता है तो वह ऊर्जा का क्या करता है, उत्सर्जन करता है। जब इधर से इधर जाएगा तो क्या करेगा, अवशोषण, ऊर्जा चाहिए उसको, ऊर्जा का अवशोषण करता है। और जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आएगा तो यह क्या करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो इसी को लिखना है, लिखेंगे आगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा में प्रवेश करता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा या ऊष्मा का अवशोषण, ऊर्जा का अवशोषण करता है, यानी उसको ऊर्जा चाहिए तभी अगले वाले कक्षा में जाए, अवशोषण करता है। तथा जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। नोट करेंगे जल्दी। तथा जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है तो ऊर्जा उत्सर्जित करता है। नोट कर लेंगे, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, अर्थात लिखेंगे यहाँ नीचे, अर्थात ऊर्जा परिवर्तन बराबर यानी डेल्टा ई इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस E1, इसको लिख लेंगे, अर्थात डेल्टा ई बराबर E2 माइनस E1। इसको बना लीजिएगा आप लोग वहीं पे, इस फिगर को बना लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन जब नीचे से ऊपर दिखाएगा तो अवशोषण ऊर्जा का, जब ऊपर से नीचे जाएगा तो उत्सर्जन। और इन कक्षाओं को इस तरह दिखा दीजिएगा, इसको के से करते हैं, इसको यल से, इसको यम से, इसको यन से, इन कक्षाओं को, या इसको 1 2 3 4 भी कहते हैं, इसको 1 2 3 4 डॉट डॉट जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे बढ़ जाएंगे। फिगर बना लीजिए इसको। जल्दी से बनाइए, मिटा रहे हैं इसको। एक पॉइंट और लिखना आप लोगों को इसमें, लिख चुके हैं। अगला पॉइंट देखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन, अभी बताया ना ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो जो ऊर्जा उत्सर्जन के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होती है उससे स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती। उत्सर्जन करता है तो इससे स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती हैं, इससे स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती हैं। ठीक है, स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलते हैं। आगे लिखें, इस प्रकार यह
इस प्रकार यह मॉडल परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। परमाणु के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। रेखीय स्पेक्ट्रम को अंडरलाइन कर लीजिएगा। इस प्रकार यह मॉडल रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है। एक चीज़ और जान लीजिए इसमें, जब इलेक्ट्रॉन किसी एक कक्षा में घूमता रहेगा, मतलब ना ऊपर वाली कक्षा में जाएगा उच्च ऊर्जा वाले में, और न निम्न वाले उच्च से निम्न में आएगा। जब एक कक्षा में घूमता रहेगा तो यह न ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी निश्चित कक्षा में या एक ऊर्जा स्तर की कक्षा में चक्कर लगाता है तो वह न ऊर्जा का अवशोषण करता है और न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, ये हो गया बोर का परमाणु। बोर के परमाणु मॉडल के दोष या कमियां। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। परमाणु मॉडल की कमियां। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर बोहर्स एटॉमिक मॉडल। डिफेक्ट्स ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल या बोर के परमाणु मॉडल के दोष भी कह सकते हैं। डिमेरिट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए भले से कितना वो अच्छा है हो, लेकिन किसी में उसमें कुछ बुराइयां भी होती हैं। यानी उनके सिद्धांत का जरूर कितना वो आप अच्छा काम करें, लेकिन आपका जरूर विरोध होगा। उसी तरह बोहर्स ने इतना अच्छा मॉडल प्रस्तुत किया, तब भी इनके मॉडल में कुछ कमियां बताई गई वैज्ञानिकों द्वारा। लिखेंगे बोहर के मॉडल की प्रमुख कमियां निम्नलिखित हैं या प्रमुख दोष निम्नलिखित हैं। लिखेंगे बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल या यह मॉडल, बोर का मॉडल केवल उन परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लेंगे, जैसे हीलियम प्लस, लिथियम प्लस प्लस आयन। यहाँ हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन में भी एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। H प्लस का मतलब हीलियम का 2 होता है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो एक ही इलेक्ट्रॉन इसमें बचा ना। तो जो इनका बोर का मॉडल था केवल उन परमाणुओं के रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर रहा था जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन थे, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वालों को नहीं। जैसे लिख लेंगे, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, इसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी व्याख्या नहीं कर रहा था, इसलिए इनका मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसमें एक से अधिक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, तो इनका मॉडल इन सब परमाणुओं में रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर रहा था, इसलिए यह मॉडल की कमियां हैं। दूसरी कमी लिख लेंगे, इनका मॉडल जीमान प्रभाव और इनका मॉडल जीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता। स्टार्क प्रभाव की व्याख्या नहीं करता है।
एजीमान प्रभाव और स्टार्क प्रभाव में दो। जब किसी परमाणु को वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें से रेखीय कुछ स्पेक्ट्रम रेखाएं निकलती हैं, उसी के प्रभाव को जीमान और स्टार्क ने दिखाया था, इसीलिए इसको जीमान और स्टार्क प्रभाव कहते हैं। तो यह मॉडल जो है इसकी व्याख्या नहीं करता है, तो यह इस मॉडल की कमियां हैं। ठीक है, आगे लिख लेंगे, एक कमी और लिख लेंगे, यह मॉडल हाइजेनबर्ग एक वैज्ञानिक, इनका सिद्धांत है, इसको आगे पढ़ाएंगे। यह मॉडल हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता, सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता। एक और लिख लेंगे, यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु, यह मॉडल जो हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता, लिख लेंगे। यह मॉडल हाइड्रोजन परमाणु के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। ये हो गए इस मॉडल की कुछ कमियां और इस मॉडल के। ठीक है, नोट कर लेंगे आप लोग। चलिए बस आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।